हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वन शॉट रिवीजन करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका AS 16, दैट इज बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो एक बहुत ही आसान छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसके हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर वन शॉट कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। चलिए, तो मैं रिवीजन करते करते कुछ रिविजनरी नोट्स लिखता रहूंगा। आप मेरे साथ साथ बेटर होगा कि वो नोट्स लिखते रहे, ताकि एग्जाम से पहले वो नोट्स आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, तो पहली बात, मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट। जब हम बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं तो बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो, बोरिंग कॉस्ट का होता है जो मतलब वो होता है इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, तो इंटरेस्ट के साथ कुछ अदर कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो कि इन कनेक्शन विद बोरिंग्स जो होते हैं वो इनकर होते हैं। अब ये जो अदर कॉस्ट है, इस अदर कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। जैसे कई बार हम लोन की जो लोन लेते हैं उसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है, तो अगर ऐसी कोई प्रोसेसिंग फीस है तो वो भी बोरिंग कॉस्ट में आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने कोई अगर आपने कोई प्रीमियम या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स को राइट ऑफ करा है, अमोटाइज करा है, तो उसको भी आप बोरिंग कॉस्ट में यहां पे इंक्लूड करोगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इसमें अदर अदर एंजिलरी कॉस्ट भी आ सकती है। अदर एंजिलरी कॉस्ट रिलेटिंग टू बोरिंग्स रिलेटिंग टू बोरिंग्स जैसे कि कोई, अगर आपने प्रोफेशनल फीस पे करी, आपने किसी प्रोफेशनल की सहायता ली कोई लोन वगैरह लेने के लिए, तो ऐसी अगर कोई प्रोफेशनल की फीस पे करी तो वो भी आपके बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और भी चीजें आती है इसमें। और भी चीजें आती है जैसे कि फाइनेंस चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज। तो AS 19 में जो फाइनेंस लीज के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसमें अगर आपने कोई एसेट वगैरह एक्वायर करा है फाइनेंस लीज के अंदर, तो जो उसमें फाइनेंस चार्जेस आते हैं वो भी आपका यहाँ बोरिंग कॉस्ट की मीनिंग में इंक्लूड हो जाता है। और एक आता है आपका एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट एडजस्टेड। तो इसके ऊपर एक लास्ट में सेपरेट चर्चा होती है एक्सचेंज डिफरेंस से रिलेटेड, तो वो अपने हम रिवीजन में लास्ट में जाके उसको कवर कर देंगे। बट बेसिकली वो एक्सचेंज डिफरेंस भी एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट आपका यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट की मीनिंग में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली बता रखा है कि बोरिंग कॉस्ट में क्या एक्सक्लूडेड है, क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। वो है कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स फंड का जो कॉस्ट है वो बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लासिफाइड एज इक्विटी। ठीक है, तो क्लासिफाइड एज इक्विटी का यहाँ पे अभी इतना रेलिवेंस आपके लिए नहीं है, वो आप जब बड़े होके इंडेप्थ वगैरह पढ़ोगे तो ज्यादा क्लैरिटी से आपको चीजें क्लियर होगी। सिंपल आपको याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड का है जो पार्ट होता है वो बेसिकली हम लोग बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये एक बेसिकली मीनिंग हो जाता है बोरिंग कॉस्ट का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी चर्चा रहती है वो रहती है ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कि आपको उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। और ये मुद्दे की चर्चा है, ये मुद्दे की चर्चा है जो आपको यहां पे करनी होती है। तो यहां पे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि जो बोरिंग कॉस्ट है जो रिलेट करती है डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या क्या, एक्विजिशन, कीवर्ड्स लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स।
तो मुद्दे की चर्चा पूरे चैप्टर में ये है क्वालिफाइंग एसेट्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। तो वो बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, इस बोरिंग कॉस्ट को आप क्या करना है, आपको इसको करना है कैपिटलाइज। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं कैपिटलाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज्ड? दैट इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। तो जो भी रेलिवेंट रिस्पेक्टिव एसेट है उसकी कॉस्ट में हम इसको ऐड करते हैं, ये होता है कैपिटलाइज करने का मतलब। तो अगर कोई बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो उसको हमें कैपिटलाइज करना होता है। और जो बचा हुए अदर बोरिंग कॉस्ट है, अदर बोरिंग कॉस्ट है, इसको हमें चार्ज करना होता है टू P&L एज एक्सपेंस, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो आप शेड्यूल 3 में P&L में एक फाइनेंस चार्जेस का, फाइनेंस कॉस्ट का एक हेड डालते हो ना, तो वहां पे हम इसको P&L में जो बचे हुए बोरिंग कॉस्ट है उसमें डाल देंगे। ठीक है, अब सवाल उठा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट? ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट पहली बात कोई टेंजेबल एसेट भी हो सकता है या ये इनटेंजेबल एसेट भी हो सकता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, क्वालिफाइंग एसेट की जो डेफिनेशन है जो एएस ने बता रखी है, वो कहता है कि भाई कोई भी एक ऐसा एसेट, कोई भी एसेट जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी एक ऐसा एसेट जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल, ऐसे एसेट कहलाए जाते हैं क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, अब यहां सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो पता है सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एएस ने बोला ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, यानी कि यहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है कि यहां पे सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा। लेकिन जनरली हम कंसिडर करते हैं 12 मंथ्स, जनरली 12 मंथ्स। बट 12 महीने आपके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहां एएस ने बोला इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो एएस ने मेन बोला है कि भाई सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई एसेट लेता है रेडी होने में, तो ऐसे एसेट को बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। ये टेंजेबल एसेट भी हो सकता है, ये इनटेंजेबल एसेट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में, खरीदने में, कंस्ट्रक्ट करने में अगर जो भी बोरिंग कॉस्ट इनकर होता है उसको करना होता है हमको कैपिटलाइज। ठीक है, ये मुद्दे की बात हो गई। अच्छा, उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो डिस्कशन रहता है वो ये रहता है कि आप बोरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, कि कितना बोरिंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे। मेन बात है कि कैपिटलाइज कितना करना है। ठीक है, वैसे ही तो इंटरेस्ट कॉस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो 11वीं का बच्चा भी निकाल देता है कि भाई मैं लोन का अमाउंट बता दूं, इंटरेस्ट का रेट बता दूं, पीरियड बता दूं, तो अकॉर्डिंगली टाइम बेसिस में इंटरेस्ट कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। मेन है कि कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। क्वालिफाइंग एसेट है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है, बट कितना करना है, ये कैसे निकालना है, ये आपको मेन सीखना होता है। और ये सीखने के लिए हमको हमारी जो बोरिंग्स होती है उसको दो तरह की बोरिंग्स में कैटेगराइज करके चलना होता है। एक हम बोलते हैं स्पेसिफिक बोरिंग, एक हम बोलते हैं स्पेसिफिक बोरिंग, और दूसरा हम बोलते हैं जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग? स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब कोई स्पेसिफिक लोन जो आपने किसी पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही ले रखा हो। कोई ऐसा लोन जो आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको आप अपने क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए या जो भी खरीदने के लिए, जिस भी पर्पस के लिए, उसी के लिए यूज कर सकते हो।
तो यहां पे स्पेसिफिक बोरिंग के केस में एएस ने बोला कि यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है, आपको यहां पे एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट लेना है जो इनकर हुआ है माइनस इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ सच बोरिंग्स। यानी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें लोन तो मिल गया, लोन सैंक्शन हो गया, हमारे अकाउंट में आ गया, लेकिन हमें इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की। हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद है भाई, अगर मैं कोई बिल्डिंग वगैरह बड़ी बनवा रहा हूं तो मैं सारा बिल्डिंग का कॉस्ट एक बार में थोड़ी खर्च करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके करूंगा। तो मानो मेरा लोन वोन तो मैंने सैंक्शन करके क्लियर करवा दी, मेरे अकाउंट में आ गया, लेकिन मुझे पता लगा कि मुझे अगले 2-3 महीने में रिक्वायरमेंट नहीं है पैसों की, तो मैं क्या करता हूं, मैं टेम्परेरीली इन्वेस्ट कर देता हूं। भाई पैसा पड़ा हुआ है फालतू में, भाई अगर मेरे बैंक में पड़ा रहेगा तो हो सकता है गलती से कहीं और खर्च हो जाए, तो कई बार हम उसको टेम्परेरीली अलग से इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वो पैसा सेफ रहे। तो उस इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इनकम आई तो हम अपने एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट में से उस इनकम को माइनस कर देंगे और जो नेट बोरिंग कॉस्ट होगी उसको कंसिडर करेंगे फॉर टू बी कैपिटलाइज, मतलब जितना बोरिंग कॉस्ट हमें कैपिटलाइज करना, विच मेक्स सेंस कि भाई अगर मैंने 10,000 का बोरिंग कॉस्ट इनकर करा लेकिन मैंने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दी थी इन फंड्स की पैसों की, तो 2,000 का मुझे इनकम आ गया था, तो भाई जाहिर सी बात है मैं यही बोलूंगा ना कि मेरा नेट में इंटरेस्ट का खर्चा मतलब 8,000 ही बैठा, क्योंकि 10,000 में से 2,000 रुपए तो इनकम के तौर पे मेरे को वापस ही मिल गए। तो बस यही है, इसने बोला कि इन 8,000 रुपए को आप बोरिंग कॉस्ट में एज अ पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये तो स्पेसिफिक बोरिंग का केस हो गया, यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम आती है जनरल बोरिंग के केस में। जनरल बोरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा लोन जो आपने स्पेसिफिकली कोई क्वालिफाइंग एसेट के लिए नहीं लिया, एक जनरल पर्पस के लिए लिया, यानी उस लोन को आप चाहे कैसे भी यूज कर सकते हो। तो जनरल बोरिंग अगर मुझे मिली, हो सकता है उसमें से कुछ पार्ट में अपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए खर्च करूं, कुछ पार्ट हो सकता है मैं अपने डे टू डे वर्किंग के लिए करूं, कुछ पार्ट हो सकता है मैं किसी और पर्पस के लिए यूज करूं। तो ऐसी बोरिंग जो कॉमन जनरल पर्पस के लिए यूज हो सकती है इंक्लूडिंग फॉर क्वालिफाइंग एसेट, ऐसे लोन को हम बोलते हैं जनरल बोरिंग। अब जनरल बोरिंग के केस में हमें कुछ स्टेप्स ध्यान रखने पड़ते हैं, यहां पे हमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा लंबे तरीके से करनी पड़ती है। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, टू कैलकुलेट द part of borrowing cost of general borrowings to be capitalized in the cost of qualifying asset। वो क्या स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप होता है हमें कैलकुलेट करना होता है वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हमें वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना होता है। वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि क्वालिफाइंग एसेट पे आपने जो खर्चा किया उसको टाइम बेसिस पे निकाल लो, आप उसको टाइम वेट्स से मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली निकाल लो। मानो मैंने कोई क्वालिफाइंग एसेट पे खर्चा किया 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2023 को मैंने खर्च किया और मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2024 को, और जो ये मैंने खर्चा करा, मानो ये मैंने 12 लाख रुपए का करा खर्चा 31 दिसंबर को, तो वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैं 12 लाख पूरा खर्चा नहीं लूंगा, मैं 12 लाख को टाइम वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड खर्चा निकालूंगा। तो मैं बोलूंगा 31 दिसंबर को खर्चा हुआ, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, मतलब खर्चा 3 महीने के लिए हुआ तो 12 लाख इंटू 3/12 दैट इज ये आ जाएगा खर्चा वेटेड 3 लाख का। ये होता है वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। तो आपको अगर अलग अलग डेट्स पे खर्चे बता रखे क्वालिफाइंग एसेट पे, तो आपको अकॉर्डिंगली सारे खर्चों को टाइम वेट से मल्टीप्लाई करके एक टोटल वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। फिर मैं आ जाता हूं स्टेप नंबर 2 पे। इसमें हमें निकालना होता है वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, अच्छी बात है कि ये वाला स्टेप आपको हमेशा नहीं लगाना पड़ेगा। ये स्टेप आपको तभी लगाना पड़ता है जब देयर आर मोर देन 1 जनरल बोरिंग्स, जहां पे एक से ज्यादा जनरल बोरिंग्स होती है, जहां पे हमने अलग अलग डेट्स पे बोरिंग्स करी होती है, डिफरेंट रेट्स होंगे, डिफरेंट रेट होता है इंटरेस्ट का, डिफरेंट डेट्स होती है और बोरोइंग्स एंड सो ऑन। तो उस केस में हमको क्या निकालना पड़ता है, उस केस में हमको निकालना पड़ता है एक वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ये कैसे निकलता है, इसमें हम लेते हैं टोटल बोरिंग कॉस्ट
ऑन जनरल बोरिंग। सारी जनरल बोरिंग्स पे जितनी भी मेरी ड्यूरिंग द ईयर जो भी बोरिंग कॉस्ट पड़ रही है वो हम लोग ले लेते हैं, राइट। डिवाइडेड बाय हम लेते हैं वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग्स। वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग्स का मतलब वही हो गया जैसे वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर हो गया, जहां पे हम टाइम वेट से मल्टीप्लाई करके अपने लोन के अमाउंट या बोरिंग्स के अमाउंट को निकाल लेते हैं। वही कि मानो अगर मैंने 31 दिसंबर को कोई लोन लिया, मानो मैंने 31 दिसंबर को कोई एक पर्टिकुलर जनरल बोरिंग उठाई, तो मैं उस 31 दिसंबर की जो लोन है उस लोन के अमाउंट को 3/12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग। तो सारे जनरल बोरिंग्स का बोरिंग कॉस्ट न्यूमरेटर में लेना है, डिनोमिनेटर में हमें वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग्स लेनी होती है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका एक कैपिटलाइजेशन रेट परसेंटेज में निकल के आ जाता है। ये परसेंटेज में निकल के आ जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। लेकिन ये वाला स्टेप आपको तभी करना है अगर क्वेश्चन में मोर देन वन जनरल बोरिंग्स है, अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग अमाउंट्स की है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको ये कैलकुलेशन भी करनी होती है स्टेप नंबर 2 के अंदर। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 क्या होता है? हमें इसमें निकालना होता है बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग्स टू बी कैपिटलाइज। मतलब मेन जो काम है वो स्टेप 3 में हो रहा है कि कितना आपको बोरिंग कॉस्ट आपको कैपिटलाइज करना है, कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपने जो वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल रखा होगा स्टेप नंबर 1 के अंदर, स्टेप नंबर 1 के अंदर जब हमने वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकाला, इसमें से माइनस करते हैं हम स्पेसिफिक बोरिंग्स। इसमें से स्पेसिफिक बोरिंग्स जो है अगर क्वेश्चन में है तो वो माइनस करते, नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गया। इस वाले अमाउंट को जो ये निकल के आता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट से जो हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर निकाला। तो स्टेप नंबर 1 माइनस स्पेसिफिक बोरिंग्स जो भी है इनटू जो मतलब ये जो अमाउंट आया डिफरेंस का, इसको मल्टीप्लाई करना होता है वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट से। तो बेसिकली ये करने का मतलब क्या होता है कि हम मानते हैं कि भाई जो भी खर्चा हुआ वो खर्चे को बीट करने के लिए पहले हम लोग स्पेसिफिक बोरिंग यूज करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक बोरिंग हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी विल यूटिलाइज द स्पेसिफिक बोरिंग फॉर आवर एक्सपेंडिचर ऑन द क्वालिफाइंग एसेट्स। उसके बाद बैलेंस पोर्शन के लिए हम लोग अपना जनरल बोरिंग्स को यूज करेंगे। इस कारण से हम लोग ये वाला तरीका करते हैं, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर में से स्पेसिफिक बोरिंग्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, तो ये करके मेरा आ जाता है कि भाई जनरल बोरिंग्स का कितना बोरिंग कॉस्ट मेरे को कैपिटलाइज करना है, राइट। अच्छा, ये इसके बाद जो बैलेंस बोरिंग कॉस्ट होता है, जो बैलेंस बोरिंग कॉस्ट होता है जनरल बोरिंग्स का उसको फिर हम लोग नॉर्मली चार्ज कर देते हैं इन पीएनएल। मतलब इसको हम नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट कर देते हैं बैलेंस बोरिंग कॉस्ट को। ये फॉर्मूला लगा के आपका कैपिटलाइज वाला पोर्शन निकल गया, जो बैलेंस पोर्शन होता है वो हम लोग पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। तो मेन असली काम स्टेप नंबर 3 में होता है। स्टेप नंबर 4 में एक आपको बस चेक करना है, आपका एक चेकिंग का काम करना होता है आपको, कि आपको ये चेक करना होता है कि जो स्टेप नंबर 3 में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड वाला पोर्शन आया, क्या आपने कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करा। ये आपको बस चेक करना है कि इट शुड नेवर एक्सीड द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट, कि ऐसा ना हो कि फॉर्मूला जो लगाया उससे कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आ गया बोरिंग कॉस्ट का वो ज्यादा निकल के आ गया। भाई एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट तो कम थी लेकिन कैपिटलाइज वाला पोर्शन ज्यादा आ गया। ऐसा जनरली होता नहीं है, बट इन केस हो ना, ये आपको बस एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर इन केस है, अगर ये ज्यादा आ रहा है तो उस केस में फिर आप बस एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट ही उठाओगे, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं जो जनरल बोरिंग्स के केस में आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है, टॉपिक होता है, वो है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी कि बोरिंग कॉस्ट को आपको कैपिटलाइज करना कब शुरू करना चाहिए, ये आपका बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बताते हैं कि आपको कब शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली आपको बताई गई हैं तीन कंडीशंस।
अगर ये सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाती है जब से भी, तब से आप कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। वो क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 कहता है कि भाई जो एक्टिविटीज हैं जो एसेंशियल हैं टू प्रिपेयर द एसेट आर इन प्रोग्रेस। तो एसेंशियल एक्टिविटीज जो एसेट को तैयार करने के लिए वो प्रोग्रेस में, यानी वो चालू है। दूसरा, सेकंड कंडीशन बोलता है कि बोरिंग कॉस्ट जो है वो इनकर हो रही है। भाई बोरिंग कॉस्ट तो इनकर होना शुरू करो। भाई बोरिंग कॉस्ट ही नहीं इनकर हो रही तो किसको कैपिटलाइज करोगे? तो साथ साथ आपकी बोरिंग कॉस्ट भी इनकर होनी चाहिए। और तीसरी बात, एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन, वही कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर। यानी सीधी बात, खर्चे इनकर हो रहे हैं, एक्टिविटीज चालू हैं क्वालिफाइंग एसेट को तैयार करने के लिए, बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है और एक्सपेंडिचर खर्चे भी हो रहे हैं। सिर्फ एक्टिविटीज नहीं, साथ में खर्चे भी हो रहे हैं, वही एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के लिए। अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं, तीनों कंडीशन जब से भी होना शुरू हो जाती हैं, सेटिस्फाई होना शुरू हो जाती है, तब से आप अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हो। इसके ऊपर आपका एक एमसीक्यू है मेरे ख्याल से आपके स्टडी मैट में, उसको जरूर रेफर करके जाना, एमसीक्यू 5। ठीक है, तो एमसीक्यू 5 है, इसको जरूर से आप अपने पास इसको रेफर करके जाना। अच्छा, इसी तरह से एक और पार्ट होता है, एक और टॉपिक होता है आपका, दैट इज सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ये कहता है कि आप कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड करो। सस्पेंड करने का मतलब समझ लो पॉज करना, है ना। वीडियो देखते हैं ना, वीडियो होता है, हम प्ले करते हैं और फिर पॉज करते हैं, यानी आप पॉज कर दो कैपिटलाइजेशन करने का, आप टेम्परेली रोक दो, इसको बोलते हैं सस्पेंड करना। ठीक है, कब करो? ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स व्हेन एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। बीच में काम वगैरह रुक गया है अगर आपका लंबे समय के लिए, ऐसे नहीं छोटे मोटे 1-2 दिन के लिए, लंबे समय के लिए जब भी आपका अगर काम रुक गया है, जिस दौरान आपके कोई क्वालिफाइंग एसेट की तैयारी नहीं हो रही, डेवलपमेंट्स नहीं हो रही, उस दौरान आप अपना कैपिटलाइजेशन को भी सस्पेंड कर दो। लेकिन क्या हमेशा ही करना है आपको सस्पेंशन? क्या आपको हमेशा सस्पेंशन करना है? द आंसर इज नो। या इसने बोला कि सस्पेंशन नॉट रिक्वायर्ड, सस्पेंशन नॉट रिक्वायर्ड। आपको सस्पेंशन करने की जरूरत नहीं है इफ डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस। यानी अगर मैं बोलूं कि जो डिले जो है वो नॉर्मल है, या फॉर दैट मैटर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी है, अगर ये नेसेसरी पार्ट है प्रोसेस का, तो उस केस में आपको सस्पेंशन नहीं करनी। भाई अगर प्रोसेस का ही पार्ट है या नॉर्मल रीजंस की वजह से हो रहा है जो आपकी कंट्रोल के बाहर है, तो उस केस में फिर आपको सस्पेंशन नहीं रोकनी। तो अकॉर्डिंगली अब देखो, जो क्वेश्चन आता है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो कहता है कि भाई या तो इंटरप्शन जो हुआ है वो हुआ है ड्यू टू स्ट्राइक्स, लॉकडाउन्स ऑफ वर्कर्स, हड़ताल में चले गए वर्कर्स वगैरह, मजदूर हड़ताल में ही चले गए, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे, जो बिल्डिंग वगैरह मानो बना रहे थे, वो हड़ताल में चले गए। तो क्या जिस पीरियड के लिए
हड़ताल में चले गए वर्कर्स वगैरह, क्या उस पीरियड में कैपिटलाइजेशन करना, हमें सस्पेंड करना है? द आंसर इज यस, सस्पेंशन आपको करना है, इस केस में आपको सस्पेंशन करना है। लेकिन वहीं वो बोलता है कि कोई नॉर्मल रीजन की वजह से मानो सस्पेंशन हुआ, और वो रीजन क्या आता है पता है? वो यही आता है, ड्यू टू हाई वाटर लेवल्स विच आर कॉमन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। हालांकि ये एग्जाम्पल है, लेकिन इंस्टीट्यूट जनरली ये क्वेश्चन में ये वाला केस डाल देता है, भाई सिनेरियो डाल देता है कि भाई हाई वाटर लेवल हो गई, मानो कोई ब्रिज वगैरह बन रहा था, जो भी है, उस हाई वाटर लेवल की वजह से कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ गया, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होनी चाहिए। तो सस्पेंशन को नहीं रोकना मतलब सस्पेंशन नहीं करना, बोलना का मतलब ये कि मतलब यानी कैपिटलाइजेशन जारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेन आपके क्रक्स हो गए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, राइट। और तीसरा जो पार्ट होता है इसमें, दैट इज सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सेसेशन का मतलब हो गया कि बंद कर दो, कैपिटलाइजेशन खत्म, अब नहीं होगी कभी कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन टेम्परेरी होता है, वो रिज्यूम हो जाएगा। भाई अगर किसी दौरान काम नहीं हो रहा, उस दौरान आपने सस्पेंशन रोक दिया, जब काम होना शुरू हो जाएगा सस्पेंशन वापस, कैपिटलाइजेशन वापस चालू हो जाएगा, वो सस्पेंशन है क्योंकि वो टेम्परेरी है। सेसेशन मतलब फिनिश, सीज होने का मतलब परमानेंटली क्लोज हो जाना, तो मतलब कैपिटलाइजेशन परमानेंटली खत्म कर देनी है आपको। ठीक है, तो यहां पे बोला हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कि कैपिटलाइजेशन आपको सीज कर देनी है। कब सीज कर देनी है? जब ऑल एक्टिविटी necessary to prepare the qualifying asset for intended use is complete। जब सारी एक्टिविटीज जो करनी थी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इंटेंडेड यूज, अगर ये कंप्लीट हो जाती है, या फिर एसेट आपने बेचने के लिए बनाया था वो कंप्लीट हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। भाई आप एक बात ध्यान रखना, क्वालिफाइंग एसेट का हमेशा मतलब फिक्स्ड एसेट नहीं होगा। क्वालिफाइंग एसेट मींस एनी एसेट, इट कैन बी इन्वेंट्री ऑल्सो, इसलिए सेल वाला पार्ट भी बोला गया क्वालिफाइंग एसेट में कि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम रहता है उसके इंटेंडेड यूज के लिए, रेडी होने के लिए या उसको बेचने के लिए। तो इट कैन बी इन्वेंट्री, ऐसा इन्वेंट्री भी हो सकता है जो बेचने में बहुत टाइम लगता है, तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। इसीलिए बोला कि भाई या तो अगर मानो जैसे आप अपना खुद का कोई एसेट वगैरह बना रहे थे, वो रेडी हो गया एक तरह से इंटेंडेड यूज के लिए, सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई, या फिर जो एसेट आप बेचने के लिए बना रहे थे वो बिक गया, दोनों से कुछ भी हो सकता है ना। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के केस में क्या करती है, बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो बनाती है, वो कंस्ट्रक्ट करती है, वो क्यों बनाती है? वो बेचने के लिए बनाती है, उनके लिए वो इन्वेंट्री है एक तरह से, लेकिन वो बनने में टाइम लगाती है, तो उनके लिए वो क्वालिफाइंग एसेट ही है। बात समझ में आ गई? तो अगर आपकी एक्टिविटीज जो नेसेसरी थी, जो इंटेंडेड यूज के लिए एसेट को रेडी करने के लिए नेसेसरी थी, वो कंप्लीट हो गई, या फिर आपका एसेट बिक गया, सेल कंप्लीट हो गई, तो इनमें से जो भी हो जाता है, ये होता ही आपको अपनी कैपिटलाइजेशन को सीज कर दो। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, एक स्पेशल पॉइंट यही सेसेशन में बोल रखा है हमारे एएस ने, उसने बोला कि मानो अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है क्वालिफाइंग एसेट का, वो डिफरेंट पार्ट्स या फेजेस में होता है, अलग अलग पार्ट्स या फेजेस में होता है, प्लस जो ये सारे पार्ट है, ईच पार्ट या ये जो सारे फेज हैं, ये यूज हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है अलग अलग फ्लोर्स, लगे और भी हो सकते हैं एग्जांपल्स, लेकिन अलग अलग फ्लोर, पहले आप ग्राउंड फ्लोर बनाते हो, फिर फर्स्ट फ्लोर बनाते हो, फिर सेकंड फ्लोर बनाते हो। ग्राउंड फ्लोर बन गया तो आप ग्राउंड फ्लोर को यूज करना शुरू कर सकते हो। फर्स्ट फ्लोर बन गया, फर्स्ट फ्लोर को बनाना यूज करना शुरू कर सकते हो। सेकंड फ्लोर बन गया, उसको यूज करना शुरू कर सकते हो। मतलब अलग अलग पार्ट्स में बन रहा है सेट, पहले ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट बनेगा, फिर सेकंड फ्लोर बनेगा, एंड सो ऑन। और ईच पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। ग्राउंड फ्लोर को मानो इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है और
इस केस में जो आपकी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हैं वो कंप्लीट है फॉर अ पार्ट या फेस, वही मतलब रेडी है फॉर इंटेंडेड यूज। अगर रेडी है फॉर इंटेंडेड यूज तो उस केस में एएस ने बोला बोरिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू सच पार्ट या फेस शुड सीज। बात समझ में आ गई? मतलब बड़ी बात लिखी है लेकिन मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर आप पार्ट्स या फेजेस में बनाते हो क्वालिफाइंग एसिड को, और हर पार्ट इंडिविजुअली यूज हो सकता है, इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है, तो प्रोपोर्शनेटली जैसे जैसे आपका जो पार्ट तैयार होता रहे या जो फेज है वो आपका रेडी होता रहे, उसका प्रोपोर्शनेट जो बोरिंग कॉस्ट है उसको सीज कर दो, कैपिटलाइज करना। प्रोपोर्शनेटली आप अपनी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना सीज कर लो। ग्राउंड फ्लोर बन गया, रेडी हो गया फॉर यूज, तो ग्राउंड फ्लोर वाले पार्ट का जो बोरिंग कॉस्ट है उसको सीज कर दो, कैपिटलाइज कर दो। बाकी को करते रहो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जो बाकी अभी रेडी नहीं है उसके लिए उसको करते रहो। ग्राउंड फ्लोर वाले के लिए जो बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रहा है प्रोपोर्शनेटली उसको सीज कर दो। ये बोला आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आई होप आपको बातें मेरी सारी याद आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो लास्ट पार्ट जो आपका इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है वो है विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज डिफरेंस। ये आता है इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। इस पार्ट में जो हम पढ़ते हैं इसमें हमें कंबाइंड रीडिंग करनी पड़ती है AS16 एंड AS11 की। ठीक है, AS16 के साथ साथ हमें AS11 की कंबाइंड रीडिंग इसमें करनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। तो देखो पहली बात, एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 में डिटेल में आता है, बट एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज रेट्स होती है उसमें कोई चेंज होने की वजह से जो फायदे या नुकसान होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, तो जब हम एक्सचेंज डिफरेंस की बात करते हैं, शॉर्ट में मैं ईडी बोल देता हूं, ईडी, राइट। ईडी मतलब वो नहीं, वाला ईडी नहीं है जो न्यूज में ज्यादा रहता है, ये एक्सचेंज डिफरेंस है। तो एक्सचेंज डिफरेंस जब हम बोलते हैं इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है एक्सचेंज लॉस, यानी कि फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है बेसिकली उसमें चेंज होने की वजह से आपका कुछ नुकसान हो गया, और दूसरा फायदा हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज गेन। तो यहां पे आपको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट याद रखनी है। अब यहां पे हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। हम सिर्फ फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स के केस में बात कर रहे हैं, वो भी जब क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज करनी है, मतलब फॉलोइंग फॉर क्वालिफाइंग एसेट की हम जब बात करेंगे उसके लिए स्पेसिफिकली बात होगी। तो यहां पे अगर एक्सचेंज गेन हुआ तो भाई आप फॉलो करो AS11 को, और AS11 सीधा सीधा कहता है कि आप उसको क्रेडिट कर दो PNL में इनकम की तरह। यानी एक्सचेंज गेन है तो आपको कोई ज्यादा दिमाग मारना ही नहीं भाई, वो तो फायदा है ना, फायदे को आप सीधा AS11 के तहत PNL में डाल दो। सवाल उठा अगर लॉस हुआ, लॉस यानी नुकसान हुआ, तो क्या है एक्सचेंज लॉस। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक्सचेंज लॉस हुआ तो क्या करना है। तो यहां पे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि लोअर ऑफ फॉलोइंग will be treated as borrowing cost. Lower of following to be treated as borrowing cost, एक है actual exchange loss और दूसरा है difference between interest on local currency borrowings and foreign currency borrowings। भाई जाहिर सी बात है ना, आपने बाहर से क्यों बोरिंग्स उठाई होगी लोन, क्योंकि आपको सस्ता पड़ा होगा। तो आप इंडिया से लोन उठा लेते, बाहर से आपको सस्ता पड़ा होगा लोन उठाना, इसलिए आपने उसके लिए उठाई होगी। तो एएस ने बोला भाई दोनों में से जो लोअर है वो आपको बोरिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट करना है, एक्सचेंज लॉस का। पहला एक्चुअल लॉस, क्योंकि भाई एक्चुअल लॉस से ज्यादा तो आप बोरिंग कॉस्ट ले ही नहीं सकते ना किसी एक्सचेंज डिफरेंस को, है ना। एंड डिफरेंस बिटवीन लोकल करेंसी बोरिंग्स एंड फॉरेन करेंसी बोरिंग्स। एग्जाम में आएगा तो सब आपको गिवन होगा
कि लोकली अगर आप बोरो करते तो कितना इंटरेस्ट रेट रहता, फॉरेन से किया तो क्या इंटरेस्ट रेट रहा। तो आपको बस इंटरेस्ट का कंपेयर करना है कि लोकली करते तो कितना इंटरेस्ट बनता है, फॉरेन में किया तो कितना बनता है, दोनों का डिफरेंस लेना है। और इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। और जो बैलेंस एक्सचेंज लॉस होगा, बैलेंस एक्सचेंज लॉस जो होगा, मतलब एक्सचेंज लॉस का एक पार्ट तो हमने बोरिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट कर दिया इसके हिसाब से, और जो बैलेंस जो एक्सचेंज लॉस होगा उसको फिर आप पीएनएल में एक्सपेंस में डाल दोगे एज पर AS11, कि AS11 सिंपली यही बोलता है मोस्टली कि एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस पीएनएल में जाना चाहिए। वो आप AS11 में पढ़ चुके होगे होपफुली, बट ये AS11 के हिसाब से आपको पीएनएल में एक्सपेंस में डालना होता है। पॉइंट क्लियर हो गया, बस इतनी बात है। आगे की वही बात है भाई, अगर ये बोरिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग एसेट है तो वो कैपिटलाइज होगा, अगर अदर केसेस वाला केस है तो बोरिंग कॉस्ट सेपरेटली एस इंटरेस्ट की तरह, फाइनेंस चार्ज की तरह आपका पीएनएल में खर्चे भी चला जाएगा। आगे की कहानी तो वही है, राइट। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आपने कोई मानो एक्सचेंज लॉस को मानो बोरिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट कर दिया था, अब उसी लोन पे सब्सिक्वेंटली मान लो अगले साल एक्सचेंज गेन हो जाता है, सब्सिक्वेंटली अगर एक्सचेंज गेन हो जाता है, भाई कोई एक्सचेंज लॉस था किसी लोन पे जिसको आपने एज अ बोरिंग कॉस्ट ट्रीट किया, और सब्सिक्वेंटली अगले साल मानो वहां पे उसी लोन पे एक्सचेंज गेन हो जाता है, तो वैसे तो AS11 ने एक्सचेंज गेन को बोला है पीएनएल में डालना है, बट इस केस में फिर हमें थोड़ा देखना है। हम क्या करेंगे कि भाई जो भी एक्सचेंज गेन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सचेंज लॉस ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट in earlier years उसको तो हम माइनस कर देंगे फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट। यानी सीधी बात, अगर सब्सिक्वेंटली कोई फ्यूचर ईयर्स में आपका बोरिंग एक्सचेंज गेन हो रहा है, पिछले सालों में आपने कुछ उसी लोन पे एक्सचेंज लॉस को एज अ बोरिंग कॉस्ट ट्रीट किया था, तो इस साल जो एक्सचेंज गेन हुआ है उसमें से हम पिछले साल के बोरिंग कॉस्ट तक के अमाउंट को हम क्या मानेंगे, एक तरह से रिकवरी ऑफ बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे, कि पुराना एक्सचेंज लॉस जो बोरिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट किया था उसकी अब इस साल रिकवरी हो गई। बात सुना कि इसलिए हम लोग उसको बोरिंग कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, और बैलेंस पोर्शन को एज यूजुअल हम क्रेडिट करेंगे इन पीएनएल इनकम की तरह। आई होप आपको बात याद आ गई होगी कि कोई एक्सचेंज लॉस हुआ था, आपने उसको बोरिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट कर लिया, फ्यूचर ईयर्स में उसी लोन पे एक्सचेंज गेन हो गया, तो पहले आप एक्सचेंज गेन में से जितना पुराने साल का एक्सचेंज लॉस था जो आपने बोरिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट कर लिया था, आप उसको उसकी रिकवरी मान लोगे, इसलिए आप अकॉर्डिंगली उतने पोर्शन को बोरिंग कॉस्ट में से पहले एडजस्ट करोगे, माइनस करोगे, बैलेंस एक्सचेंज गेन अगर कोई बचा तो उसको फिर आप पीएनएल में इनकम में डालोगे। ये बात आपको ध्यान, ठीक है। तो ये बच्चों आपका था पूरा AS16, इसका वन शॉट फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हमने किया। आई होप आपको सारे पॉइंट्स याद आ गए होंगे, आपकी रिवीजन बढ़िया हो गई होगी। चलिए हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोई और टॉपिक को रिवाइज करेंगे। अगर आपको हेल्पफुल लगी है रिवीजन वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।